चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पॉलन ग्रेन के बारे में थोड़ी सी और बातें हमें पढ़नी थी जो कल की क्लास में रह गई थी। उन बातों को आज हम पूरा करेंगे। ठीक है। मैंने कल एक बच्चे का कमेंट पढ़ा, विशाल नाम था शायद उसका। हाँ, विशाल का मैंने कमेंट पढ़ा था कि मैम आप इतना छोटा वीडियो क्यों बनाई। तो ठीक है, मैं इस बार आपके लिए लंबा वीडियो बनाऊंगी। मुझे पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग पढ़ने में ध्यान दे रहे हो, आप चाहते हो कि मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊं, आपके कोर्स कंप्लीट कराऊं। ठीक है, तो ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई आपके कमेंट्स पढ़ के। तो मैं इस बार इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा वीडियो लंबा बनाऊंगी ताकि आपके टॉपिक्स जल्दी जल्दी कवर हो। और जब भी मैं कोई शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, ताकि आप सबकी डिमांड पूरी हो सके। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहले पहले पॉलन ग्रेन के बारे में। ठीक है, पॉलन ग्रेन की कुछ और बातें कल की क्लास में रह गई थी जो मुझे पढ़ानी थी। क्या बातें रह गई हैं मैं उनको बताती हूँ आज, है ना। ओके, चलो देखो, पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण। मैंने कल आपको बताया था, कल मैंने आपको एक प्रोसेस बताई थी, वो मैं प्रोसेस एक बार आपको दिखा देती हूँ। मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको समझाया था परसों की क्लास में, है ना। उसमें मैंने आपको बताया था कि स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जो कि आपका, अगर मैं स्टेमिन बना के बताऊँ तो देखो, ऐसे करके कुछ स्टेमिन था आपका, ये आपका फिलामेंट था। ठीक है, ये ऊपर वाला एंथर था और नीचे वाला क्या था, फिलामेंट था। एंथर मतलब कि परागकोश, परागकोश, और फिलामेंट मतलब कि तंतु डंठल, है ना, तंतु डंठल। और इस पूरे को मिला के हम कहते थे पुंकेसर, यानी कि स्टेमिन। ठीक है, स्टेमिन कहते थे। तो ये जो आपका एंथर था, एंथर के अंदर कुछ खाली जगह थी जिसको हम कहते थे माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, लघु बीजाणुधानी। और उसी के अंदर भरा होता था स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसकी मदद से क्या बनता था, पॉलन मदर सेल बनती थी, यानी पॉलन ग्रेन की अम्मी बनती थी। पॉलन की अम्मी से क्या बनता था, उसका माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता था, यानी माइक्रोस्पोर का छोटा छोटा जो माइक्रोस्पोर है उनका 4 इकट्ठे हो जाते थे, लघु बीजाणु चतुष्टय बनता था। ठीक है, और उसके बाद उससे क्या बन जाता था, वो लोग अलग हो जाते थे, तो उसी को हम कहते थे माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, यानी लघु बीजाणु या पराग कहते थे उसे। ठीक है, पराग में मैंने आपको बताया था कि उसमें आपके एक पॉलन ग्रेन में 2 सेल होते हैं। पहला होता है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव, जिसको आप कायिक कोशिका कहते हो, और दूसरा होता था जेनरेटिव। ठीक है, इतनी बातें मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, है ना। तो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल आपको पता चल गया है, तो वहीं से बातें आज फिर से चालू कर रहे हैं। तो देखो, अगर मैं अच्छी तरह से बताऊं तो मैंने आपको कल बताया था कि जो पॉलन ग्रेन है उसके बाहर 2 लेयर होती हैं। एक होती है एक्साइन, एक होती है इंटाइन। एक्साइन में छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसको हम कहते थे जर्मपोर। ठीक है, क्या कहते थे, जर्मपोर या जनन छिद्र कहते थे। तो ये जो मैंने आपको ऐसे डिज़ाइन के तौर पे बना के दिखाई है ना, वो आपकी एक्साइन है। डिज़ाइन मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि ये बराबर नहीं होती। इंटाइन क्या है, पीली वाली जो आपको दिख रही है वो एकदम बराबर से दिख रही है, लेकिन एक्साइन आपको इस तरह से कुछ दिख रही है, नुकीली सी दिख रही है, क्योंकि बीच बीच में उसमें क्या है, बीच बीच में छेद प्रेजेंट है। ठीक है, बीच बीच में छोटे छोटे से छेद हैं, तो उसको अगर ऐसे काट के देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से नज़र आती है। ठीक है, तो आप के अगर एग्ज़ाम में पॉलन ग्रेन के बारे में पूछता है तो आप ये डायग्राम भी बना के बता सकते हो कि एक्साइन आपकी जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आती है, जिसमें छोटे छोटे से जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं वो क्या है, जर्मपोर यानी जनन छिद्र हैं। ठीक है, इस जनन छिद्र का काम है, मैं आगे चल करके आपको बताऊंगी इसका क्या काम है। ठीक है, और इसके अंदर जो आपको पीली कलर की लेयर दिख रही है वो क्या है, इंटाइन है। ठीक है, अब इसके अंदर 2 कोशिकाएं होती हैं, ये दोनों तो परत थी, ये दोनों क्या थी, लेयर थी, है ना, लेयर थी। इसको बाह्य चोल इसको अंतःचोल कहते थे, अंतःचोल कहते थे इंटाइन को, और एक्साइन को कहते थे बाह्य चोल, बाह्य चोल। ठीक है, एक्साइन आपकी स्पोरोपोलिन की बनी थी, इंटाइन आपकी बनी थी, अच्छा अंतः मैंने सही से नहीं लिखा, अंतःचोल मैं आपको ये कल लिखवा चुकी हूँ, है ना। अंतःचोल मतलब कि इंटाइन यानी कि जो आपकी सेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर के बनी थी। ठीक है, अच्छा आगे की बात अगर मैं करूं तो आपका ये जो पॉलन ग्रेन है ना, पॉलन ग्रेन में 2 लेयर आपकी हो गई और उसके अंदर 2 सेल थी। एक था वेजिटेटिव सेल जिसको कायिक कोशिका कहते हैं, दूसरा था जनरेटिव सेल जिसे जनन कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो ये कायिक कोशिका और जनन कोशिका
2 कोशिकाएं इसके अंदर होती हैं। तो ज़्यादातर जो आपके आवृतबीजी पौधे होते हैं, यानी ज़्यादातर पौधे जो फूल बनाते हैं, आवृतबीजी क्या होता है मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। एंजियोस्पर्म मतलब ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल बनते हों। फूल बनेगा तभी तो आपका ये पॉलन ग्रेन बना है, फूलों में तो ये पॉलन ग्रेन होता है ना। तो जो आपके 60% से ज़्यादा के जो एंजियोस्पर्म्स हैं, यानी टोटल जितने एंजियोस्पर्म हैं धरती पे, उससे 60% से ज़्यादा क्या करते हैं, 60% से ज़्यादा तरह के एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन 2 ही सेल स्टेज में शेड कर देते हैं, यानी उनके 2 ही कोशिकीय चरण में उनके जो पॉलन ग्रेन है वो झड़ जाते हैं। पौधे से फूल झड़ते हैं ना, तो वैसे ही वो झड़ जाते हैं। अब ये झड़ना क्या है थोड़ी देर में आपको मैं वो भी क्लियर करूँगी, डोंट वरी। तो इतना आप याद रखो, 60% पौधे में 2 सेल की स्टेज रहती है तभी पॉलन ग्रेन झड़ जाते हैं। और जो आपके लगभग 40% एंजियोस्पर्म हैं, उनमें ये जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड करके 2 सेल बना लेता है, मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट बना लेता है, 2 नर युग्मक बना लेता है, तब जाके वो झड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि कितने एंजियोस्पर्म में, 60% में कि 40% में 2 सेल स्टेज में झड़ते हैं। तो आप कहोगे ज़्यादातर, यानी कि 60% से भी ज़्यादा एंजियोस्पर्म में 2 सेल की ही स्टेट में पॉलन ग्रेन झड़ जाते हैं। इसको मैंने हिंदी में भी आपके लिए लिख दिया है 60 वाला, इसका जस्ट उल्टा आप 40 के लिए लिख सकते हो। 60% से अधिक आवृतबीजी पादपों में परागकण 2 कोशिकीय चरणों में झड़ जाते हैं। कौन सी 2 कोशिकीय? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अगर 3 कोशिकीय में झड़ रहे हैं तो वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, इसमें भी मेल गैमेट्स बनते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब वो स्टिग्मा पे यानी वर्तिका पे जब चले जाते हैं, वहाँ से पॉलन ट्यूब बनाएंगे, तब जाके 2 सेल बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी बात हम आगे चल के करेंगे, डोंट वरी। ये भी मेल गैमेट बनाएंगे पर झड़ने के बाद बनाएंगे, और ये झड़ने से पहले ही बना लेंगे। अब झड़ना क्या है, मैं बार बार झड़ना बोल रही हूँ तो इसको मैं बता देती हूँ। शेड होना यानी झड़ना, या इसी को आप डेहिसेंस भी कहते हो, याद है? डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस मतलब होता है स्फुटन, स्फुटन। ठीक है, किसका? स्फुटन आपके पराग कोश का। आई एम सॉरी, गलतियाँ होती हैं, पराग कोश का। ठीक है, पराग कोश का। चलो ठीक है, पराग कोश का डेहिसेंस देख लेते हैं एक बार क्या होता है। एक मिनट, देखो एनसीईआरटी का जो फिगर 2.3 है ना, 2.3 फिगर में आपको देखो, आपको एंथर का टीएस सेक्शन, टीएस मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो अगर इसे मैं ले लूँ, इसे अगर मैं ऐसे काटूँ तो उसको टीएस सेक्शन कहते हैं, यानी ट्रांसफर सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ काट कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये एंथर था, इस तरह से आपका कुछ स्टेमेन था, पूरा स्टेमेन यानी कि पुंकेसर था। पुंकेसर में ये वाला भाग क्या था? एंथर, यानी कि पराग कोश, पराग कोश। ठीक है, इस पराग कोश को अगर हम ऐसे काट दें, इस तरह से काट दें, ठीक है, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अगर हम इसको इस तरह से काट दें, काटने के बाद इसको ऐसे करके देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, देखना। आपको पता है इसमें 4 चैम्बर मैंने बताए थे, 1 2 और 2 पीछे की तरफ 4। देखो मैं आपके लिए बना के लाई भी हूँ थोड़ा बहुत, है ना। तो ये आपको 2 दिखा था, 2 चैम्बर, और इधर 2 चैम्बर दिखा था, और इसके बीच में अंदर क्या भरा था? स्पोरोजेनस टिश्यू, जो बाद में चल के पॉलन ग्रेन बनाते थे। इसी तरह से 4 चैम्बर थे। तो जब इसे काट के देखते हैं तो आपको 4 कोश नज़र आते हैं, है ना। तो 4 कोश किस तरह दिखते हैं? अगर मैं इसे बड़ा करके दिखाऊं तो 4 कोश कुछ इस तरह से दिखते हैं। वो चारों कोश कुछ इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, और आपको पता है इसकी जो लेयर होती है वो कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। तो पहली लेयर में अगर बना दूं 1 लेयर, ठीक है, फिर बना दूं दूसरी लेयर, ठीक है, तितली जैसा आपको दिख रहा होगा पर ऐसा ही होता है। ठीक है, 1 2 3 और ये चौथी लेयर में बना दे रही हूँ। 4 लेयर होती हैं उसमें, याद है? 4 मैंने परत पढ़ाई थी माइक्रोस्पोरेंजिया की। इसके अंदर जो खाली स्थान है उसको माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणु धानी कहते थे, है ना। हाँ, तो उसमें 4 लेयर होती थी। पहली आपकी जो बाहर की लेयर थी उसको हम कहते थे एपिडर्मिस। ये चीज़ें मैं आपको बता दी हूँ, बस आज उसका फिगर बता रही हूँ, है ना। एपिडर्मिस कहते थे। उसके बाद जो अंदर वाली लेयर थी उसको एंडोथीशियम कहते थे।
एंडोथीसियम मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, आप हिंदी जाके देख सकते हो। मैंने पहले ही लेक्चर आपको, दूसरे लेक्चर में शायद मैंने आपको बता दिया था ये। उसके बाद जो उसके अंदर होती है उसको कहते हैं मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और जो सबसे अंदर होती है उसे कहते थे टैपेटम, टैपेटम। और इसी के अंदर क्या था, इसी के अंदर भरा हुआ था स्पोरोजिनस टिश्यू। इसके अंदर यहाँ पे क्या भरा था, स्पोरोजिनस टिश्यू भरा था। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ, स्पोरोजिनस टिश्यू। इसी के अंदर क्या भरा हुआ था, स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ था। आपके एनसीईआरटी 2.3 में जो पहला फिगर दे रखा है ना, वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। मैं एकदम हूबहू तो नहीं बना सकती, पर हाँ कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बीच में एक और चीज़ उसने बना के दे रखा है यहाँ पे, जिसको उसने लिख रखा है कनेक्टिव, यानी कि संयोजी। तो इस पे कुछ आपको खास ध्यान नहीं देखना है, बस ये क्या है, ये ऐसे बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट है जिसको कनेक्टिव या संयोजी कह रहे हैं, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये बड़े होते रहते हैं तो ये क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू छोटे छोटे से क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन बनाते हैं। ठीक है, तो वापस से अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं तो जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो इसके अंदर क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनते जाएंगे। अब मैं चारों लेयर नहीं बना रही हूँ, आप बना सकते हो। स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बन जाएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो क्या है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। अब एक समय ऐसा आएगा कि ये जो दीवारें हैं ना, ये दीवारें टूट जाएंगी, यहाँ से ये दीवारें टूट जाएंगी। यहाँ से नहीं टूटता है, यही बात ध्यान रखना, यहाँ से नहीं टूटेगा, यहाँ से नहीं अलग होगा, यहाँ से ये दीवारें टूटेंगी। ठीक है, यहाँ से ये दीवारें टूटेंगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से और यहाँ से ये दीवारें टूट जाएंगी और आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा फिगर, आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, और जब ऐसा नज़र आता है तो अंदर की जो दोनों लेयर होती हैं, मिडिल लेयर और टैपेटम, वो दोनों लेयर ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, जब ये वाली अवस्था आती है, जब ये अलग होते हैं तो टैपेटम और आपकी जो मिडिल लेयर है ख़त्म हो जाती है। और स्पोरोजिनस टिश्यू तो ख़त्म ही हो चुका है, वो तो पॉलन मदर सेल बना के पराग कई सारे छोटे छोटे पॉलन ग्रेन बना चुका है, तो वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो ये तीनों चीज़ ख़त्म हो जाती है, खाली आपकी मेन एपिडर्मिस बचती है और थोड़ा बहुत एंडोथीसियम बचता है। ठीक है, और ये जब ऐसा फूटता है तो क्या होगा, इसके बाद छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं डेहिसेंस, डेहिसेंस यानी स्फुटन। ठीक है, किसका स्फुटन, एंथर का। एंथर पहले ऐसा था, साइड से फुट करके क्या हुआ, इसमें से सारे पॉलन ग्रेन बाहर की तरफ निकल गए। इसी को हम कहते हैं डेहिसेंस या स्फुटन, इसी को झड़ना कहते हैं, पॉलन ग्रेन का झड़ना कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ मैं बता रही थी कि पॉलन ग्रेन अभी ये जो छोटा छोटा है ना, वो आपको ये डायग्राम जो मैंने अभी बताया था, ये वाला, ये है वो। ठीक है, ये जो छोटे छोटे से मैंने अभी आपको बनाए हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे से, वो असल में ऐसे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर 2 कोशिका भी हो सकती थी, उसके अंदर 3 कोशिकाएं हो सकती थी। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में, ज़्यादातर आवृतबीजी पौधे में 2 कोशिका के समय ही वो क्या हो जाता है, उसका स्फुटन हो जाता है, वो बाहर निकल जाते हैं एंथर से। और आपके 40% आवृतबीजी पौधों में 3 कोशिका होंगी, तब जाके इनका स्फुटन होगा, ये बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो ये आपके फिगर 2.3 में दे रखा है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि स्फुटन का फिगर बना के दिखाओ। ठीक है, तो आप यहाँ से फिर ये तीनों स्टेज आप बना सकते हो, बहुत आसानी से मैंने आपको बना दिया है, आप आसानी से ऐसे बना के चले आ सकते हो। हाँ, इस वाले स्टेज में ध्यान रखना, आपको चारों लेयर बनानी है ना, इस वाले स्टेज में आपको चारों लेयर बनानी है। यहाँ पे खाली 2 लेयर बनेंगी, इसमें आपको चारों लेयर बनानी है। ठीक है, तो चारों लेयर का यही नाम है, वापस से आप लिख सकते हो आप चाहो तो। और इसमें आपको 2 ही लेयर लिखनी है, जो मेनली आपका क्या है, मेनली एपिडर्मिस ही लिख के चले आना आप, बस एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होगा, बाकी एंडोथीसियम थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत नहीं होगा। और ये जो झड़ रहे हैं छोटे छोटे से, इसको ज़रूर लिखना, ये पॉलन है यानी पराग है, पराग या पराग कण कहूँ, बात एक ही है ना। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि पॉलन ग्रेन झड़ कब रहे हैं। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में 2 कोशीय अवस्था में झड़ जा रहे हैं और कुछ में 3 कोशीय अवस्था में झड़ रहे हैं। ठीक है,
इतनी बात हो गई पॉलन ग्रेन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करनी है पॉलन ग्रेन से ही रिलेटेड, उसको समझते हैं। ठीक है, चलो देखो, झड़ने के बाद वो कितनी देर तक जीवित हैं, कितनी देर तक उनका जीवन है, उसी को हम कहते हैं पराग व्यवहारता। क्या कहते हैं? पराग व्यवहार्यता कहते हैं। ठीक है, पॉलन वायबिलिटी, यानी कितनी देर तक वो जीवित हैं, कितनी देर तक उनकी जीवन क्षमता है। व्यवहारता मतलब होता है जीवन क्षमता। ठीक है, वहाँ से निकलने के बाद भी वो कितनी देर तक जीवित हैं, उसी को कहते हैं पॉलन वायबिलिटी या पराग व्यवहारता, अंकुर क्षमता या जीवन क्षमता, सब एक ही बात है। कितनी देर तक वो स्फुटन होने के बाद जीवित हैं, डेहिसंस के बाद कितनी देर तक जीवित हैं, उसी को कहते हैं पराग व्यवहारता, अंकुर क्षमता या जीवन क्षमता। ठीक है, तो हर प्लांट में अलग अलग, हर प्लांट के जो फूल होंगे उसमें अलग अलग तरह के उनका जीवन होगा। सीरियल्स में यानी अनाज में, अब कहोगे मैम अनाज में फूल कहाँ होता है, गेहूँ चावल में हमने तो फूल देखा नहीं। होता है बेटा, बहुत छोटा छोटा फूल होता है उसमें, ध्यान देना। इस बार जो अनाज हो रहे हैं ना उसमें ध्यान देना, बहुत छोटे छोटे से उसमें फूल होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं। ठीक है, तो जो सीरियल्स हैं, अनाज हैं, जैसे कि गेहूँ और राइस यानी कि धान, उनमें 30 मिनट तक, जैसे ही स्फुटन हुआ उसके 30 मिनट तक आपके पॉलन ग्रेन जिंदा रहेंगे, उसके बाद वो किसी काम के नहीं हैं। उसके बाद अगर वर्तिका पे जाएंगे भी तब भी वो बीज नहीं बनाएंगे। ठीक है, तब भी वो बेबी नहीं बनाएंगे। प्लांट के केस में बेबी कौन है? बीज है उसका, है ना। प्लांट का बच्चा किसको माना जाता है? प्लांट के बीज को माना जाता है, सीड को माना जाता है उसके। तो ये सीड बनाने के काबिल नहीं रह जाएंगे अगर 30 मिनट से ज़्यादा हो गया तो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ रोजेसी की, लेग्यूमिनेसी की और सोलेनेसी की, अब ये क्या है मैम? ये प्लांट के ग्रुप हैं, फैमिली है। जैसे कि मान लो अगर मैं कहूँ सारे जितने भी तरह के रोज़ के फूल हैं, आपके गुलाब के फूल हैं, तो उनको हमने एक फैमिली में एकत्रित करके रखा गया है कि हाँ ये सारे गुलाब हैं। हम डायरेक्ट कह देते हैं गुलाब हैं, ऐसा कहने की कि पीला गुलाब, नीला गुलाब, ये गुलाब, वो गुलाब, इससे अच्छा डायरेक्ट कह देते हैं गुलाब है। तो ऐसे ही साइंस की कैटेगरी में कुछ हमने कुछ फैमिली बना रखे हैं कि इसमें क्या आ जाएंगे, सारे के सारे गुलाब के फूल आ जाएंगे, और भी कई सारे फूल आ जाते हैं। लेग्यूमिनेसी में क्या आते हैं? सारी दलहन फसलें आ जाती हैं, दाल वाली फसलें, जितने आपकी पल्सेस होती हैं, पल्सेस को दाल हिंदी में कहते हैं ना, जितने आपकी दाल होती हैं वो किस में आ जाती हैं? लेग्यूमिनेसी वाली फैमिली में आ जाती हैं। सोलेनेसी में क्या आता है? सोलेनेसी में आलू टमाटर, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं, आलू टमाटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और बैंगन भी आ जाता है इसमें आपका, बैंगन, यानी ज़्यादातर ऐसी सब्जियां जिनके ऊपर ऐसा कुछ लगा हो। देखो अगर याद करो टमाटर, टमाटर के ऊपर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, टमाटर असल में ऐसा होता है, फिर ऐसे लाल सा नीचे टमाटर होता है। बैंगन भी ऐसे होते हैं। तो जिनके ऊपर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको चिपका हुआ दिखाई दे, वो किसको बिलोंग करेगा? वो सोलेनेसी फैमिली का होता है। ठीक है, अब कहोगे मैम आलू में तो नहीं होता है। तो आलू दरअसल क्या है? आलू एक तरह का स्टेम है, आलू आपका फ्रूट नहीं है उस पौधे का। ठीक है, इसके फ्रूट में, सोलेनेसी फैमिली के हर मेंबर के फ्रूट में ऐसा ऊपर क्या चिपका होगा? कैलिक्स चिपका होगा। याद है, कैलिक्स फ्लावर में हमने पढ़ा था, कैलिक्स होता है। तो वो कैलिक्स चिपका हुआ आपको नज़र आएगा किसमें? सोलेनेसी पौधों के जो भी मेंबर्स होंगे उसमें। तो टमाटर और बैंगन में तो आपको चिपका हुआ नज़र आ जाता है, तो वो क्या होते हैं? सोलेनेसी फैमिली में आते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये हमारा मुद्दा नहीं है, बस मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ये तीनों हैं क्या। तो इनमें क्या होता है, एक महीने तक क्या होते हैं, एक महीने तक पॉलन ग्रेन वायबल होते हैं, यानी उनकी जीवन क्षमता 1 महीने तक है। ठीक है, यानी स्फुटन होने के 1 महीने बाद तक अगर वो किसी वर्तिका पे, किसी स्टिग्मा पे गिर गए तो वो बीज बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर कोई चाहे कि मान लो गेहूं की प्रजाति है वो विलुप्त होने वाली है, वो ख़त्म होने वाली है, लेकिन हम चाहते हैं वो बनी रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसके पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रख लेंगे। स्टोर करके रखना मतलब उसका इकट्ठा करके उसको रख लेंगे, ऐसी जगह रखेंगे कि वो ख़राब ना हो। तो ऐसी जगह को हम कहते हैं पॉलन बैंक, यानी कि पराग भंडार। पराग भंडार होते हैं जिसमें किसी भी फूल के पराग को, यानी पॉलन ग्रेन को इकट्ठा करके रखा जाता है। ठीक है, कैसे रखा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन मतलब जो नाइट्रोजन आप जानते हो ना, नाइट्रोजन एक गैस होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस होती हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो एक तरह का गैस है। अगर उसको लिक्विड में बनाना है आपको, तो आपको तापमान कम करना पड़ेगा।
कोई भी चीज़ अगर गैस है उसको लिक्विड में बनाते हैं तो तापमान कम करते हैं। तो कितने तापमान पे नाइट्रोजन लिक्विड बनता है? -196 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन क्या बन जाता है? लिक्विड। और इतने कम तापमान पे अगर आप पॉलन ग्रेन को रखोगे तो वो कभी ख़राब नहीं होगा, हमेशा वो जिंदा रहेगा। ठीक है, हमेशा जब भी आप उसको स्टिग्मा पे डालोगे तब भी वो बीज बनाने के काबिल रहेगा। ठीक है, तो ऐसा साइंटिस्ट ने खोज निकाला था कि लिक्विड नाइट्रोजन में कोई चीज़ रखी जाए तो वो जिंदा रहती है, वो ख़राब नहीं होती कभी। ओके, तो इतनी सी बातें थी आपके पॉलन ग्रेन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने ये चीज़ पढ़ लिया। अच्छा, एक और बात बच गई है, पॉलन वायबिलिटी। ठीक है, पॉलन वायबिलिटी। अच्छा, इस फुटन मैं तब बताना भूल गई। इस फुटन में देखो ये क्या होते हैं, ये ऐसे फूट जाते हैं और पॉलन ग्रेन इस तरह से बाहर निकल जाते हैं। अब ये निकल नहीं रहे, वो बात अलग है। ये ऐसे फूट जाते हैं और पॉलन ग्रेन यहाँ से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। पॉलन ग्रेन यहाँ से छोटे छोटे पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो आज का मेरा ये बनाना बेकार गया, कोई बात नहीं। चलो देखो, एक और बात रह गई है पॉलन एलर्जी की। देखो, हाँ, एक ये छोटा सा पॉइंट भी आप नोट कर लेना कि पॉलन ग्रेन का साइज़ जो होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। माइक्रोमीटर कितना होता है मैम? माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 मीटर। इसी को हम कहते हैं माइक्रोमीटर, है ना। यानी 1 मीटर बराबर होता है, सॉरी, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, इतना छोटा आपका क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर का। ये जब मैं एलन में पढ़ती थी ना तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, तभी मुझे ये यूनिट याद हो गई थी। ऑप्शन में 25 से 50 तो था, लेकिन मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर अलग अलग दे रखा था, तो आपको याद रखना है माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलन एलर्जी की अगर मैं बात करूँ तो पॉलन एलर्जी मतलब पराग एलर्जी। क्या होता है ना, कुछ लोग अगर मतलब पराग उनके नाक में चला जाए तो उनको बार बार छींकें आने लगती हैं, या उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बहुत दिक्कतें होने लगती हैं बहुत लोगों को। ठीक है, तो जब भी आपका शरीर किसी छोटी सी चीज़ पे ओवर एक्टिंग करने लगे तो उसी को हम कहते हैं एलर्जी। देखते हो ना, ओवर एक्टिंग तो आप सब समझते होगे कि किसी भी चीज़ पे हम ओवर रिएक्ट करने लगे। ठीक है, तो वो तो नॉर्मल ओवर रिएक्ट की भाषा कहा जाती है, लेकिन आपके शरीर, आपका बॉडी जब ओवर रिएक्ट करने लगे ऑटोमेटिकली तो उसे हम कहते हैं एलर्जी। ठीक है, नॉर्मल आप ओवर रिएक्ट करते हो उसको, वो दूसरी बात है, लेकिन आपका शरीर बाई चांस आपका शरीर ही ओवर रिएक्ट कर रहा है किसी चीज़ के प्रति, तो उसको कहा जाता है एलर्जी। तो पॉलन एलर्जी क्या है? जब भी कोई कोई व्यक्ति क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन जब उनके नाक में जाते हैं, जब उनके जो भी उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जाता है, तो क्या होता है, वो एलर्जी कॉज कर देते हैं। उनको छींक आने लगती है। ठीक है, उनको ज़ुकाम होने लगता है। आप में से भी बहुत लोगों को होता होगा, धूल वगैरह से कई लोगों को होता है। ठीक है, जब गेहूँ वगैरह जो कटते हैं तभी कभी कभी क्या हो जाता है, लोगों को अक्सर करके छींक आने शुरू हो जाती है धूल वगैरह की वजह से, क्योंकि उनके नाक में धूल जा रहा होता है, तो वो क्या एक तरह की एलर्जी है। ठीक है, तो इसी तरह पॉलन ग्रेन से कई लोगों को एलर्जी होती है। पॉलन ग्रेन किसके पॉलन ग्रेन से ज़्यादातर एलर्जी कॉज करने वाला पॉलन ग्रेन है? पार्थेनियम। ठीक है, अब पार्थेनियम क्या होता है, स्क्रीन पे मैं आपको थोड़ी देर के लिए एक फ़ोटो दिखा रही हूँ, आपने ये फ़ोटो देखी होगी। ठीक है, यही क्या है, यही पार्थेनियम है। इसी को इंग्लिश में पार्थेनियम कहा जाता है, हिंदी में भी इसको पार्थेनियम ही कहा जाता है, या आम भाषा में कहूँ तो इसे कहते हैं कैरट ग्रास। कैरट ग्रास यानी गाजर घास, है ना। अब गाजर घास क्यों? क्योंकि वापस से इस इमेज के देखो, इसके जो पत्तियां दिख रही हैं आपको, वो गाजर की पत्तियों जैसा लग रहा है ना। तो इसीलिए इसको गाजर घास कहा जाता है या पार्थेनियम कहा जाता है। ठीक है, कैरेट ग्रास या पार्थेनियम कहा जाता है। तो ये जो आपकी गेहूं की फसलें होती हैं ना, गेहूं की फसलों में अक्सर करके आपको ये प्लांट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से जब इसके फूल जब इसका पॉलन ग्रेन रिलीज़ होते हैं, जब उनका स्फुटन होता है, इनके एंथर का स्फुटन होता है, तो पॉलन ग्रेन जब निकलते हैं तो कई लोगों को वहाँ से एलर्जी हो जाती है। ठीक है, एलर्जी में क्या होता है, एलर्जी में छींक आना शुरू हो जाएगी, ज़ुकाम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें एलर्जी में होती हैं। कई लोगों को तो इतनी ज़्यादा एलर्जी हो जाती है कि उनकी श्वसनी में वेदना होने लगती है, यानी कि दर्द होने लगता है, उनको बहुत दिक्कतें आने लगती हैं। अब श्वसनी क्या है, आप देखो मैं यहाँ पे बना के बता रही हूँ। ये क्या है, आपके लंग्स है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया 2 पार्ट में विभाजित हो जाता है। ये श्वसन नाल है आपकी ट्रेकिया, जिसे हिंदी में इंग्लिश में आप कहते हो ट्रेकिया। ठीक है,
और यहाँ ये 2 पार्ट में विभाजित हो जाता है, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं या फिर श्वसनी कहते हैं। ठीक है, तो बस ये क्या है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक पार्ट है। तो उसमें क्या हो जाती है, दर्द होने लगती है, खांसते छींकते दर्द होने लगता है। और किसी को अस्थमा है या और भी कोई ऐसे सांस से रिलेटेड बीमारी है तो उनके लिए तो और मौत आती है उनको। ठीक है, इन सब चीज़ों से। तो ये बातें थी। और एक बात है पॉलन टैबलेट के बारे में, पराग गोलियां जिसे आप कहते हो। पॉलन टैबलेट क्या होते हैं, छोटी छोटी सी पॉलन की गोलियां बनाई जाती हैं। इसको खाने से क्या होता है, इसको खाने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है। पर इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादातर लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। बढ़ जाती है, किसी भी काम को करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जो हॉर्स वगैरह की रेस होती है, घोड़ों की रेस होती है ना, उसमें घोड़ों को ये खिलाने शुरू कर दिए थे। कुछ जो एथलीट होते हैं, कुछ जो लोग ओलंपिक्स में या अदर अलग अलग रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके दौड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो वो लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल करते थे, पर अब इस पर रोक लग गई है। ठीक है, तो इतनी सी बात थी आपके सारे पॉलन ग्रेन के बारे में। कल से ये आपका पूरा मेल का पार्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, नर युग्मक हमने बना लिया, मेल गैमेट बना लिया। अब कहोगे कहाँ बनाया, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी अभी तो बनाया था। हाँ, यहाँ पे देखो, यहीं पे तो मेल गैमेट बना लिया ना। तो हमारा काम क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से मेल गैमेट बनाना। तो मेल गैमेट बनाना हमने सीख लिया, तो नर युग्मक बनाना सीख लिया। अब क्या बनाएंगे, मादा युग्मक फीमेल गैमेट बनाएंगे। और जैसे ही फीमेल गैमेट मिल जाएगा, फिर इन दोनों को मिला करके हम क्या बनवाएंगे, सीड बनवाएंगे। ठीक है, तो मेल वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है। कल की क्लास से हम फीमेल का पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फीमेल गैमेट के टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।